हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दिस इज़ वाशु हियर। वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू अवर चैनल। तो हम जो है DSSP एग्ज़ाम या जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं तो उनकी GK या GA जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज सीरीज़ को कंटिन्यू किए हैं। तो उसी सीरीज़ में अगला जो सीरीज़ है उसको चालू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, डैश तब होता है जब एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता संकटग्रस्त पर्यावरणीय क्षति के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण रूप से घटित होती है। तो जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, अगर उसकी जो उत्पादकता है अगर उसमें क्षति आने लगे, उसमें हानि होने लगे, तो ये किसकी वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर आपके सामने है, ये ऑप्शन 4। तो पारिस्थितिक सूखा जो पड़ता है उसकी वजह से ये सब होता है। अगले प्रश्न पे, विश्व व्यापार संगठन का सचिवालय डैश में स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा में स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। और जो वर्ल्ड में जितना भी व्यापार होता है विश्व में, उस पर एक नज़र रखने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। स्विट्ज़रलैंड देश है, स्विट्ज़रलैंड जो देश है उसके जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड सम प्रोविज़न फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर स्टेट्स, विच वन ऑफ द बिलो इज़ करेक्टली मैच्ड। यानी कि ये लिखा हुआ है इसमें कि भारत के संविधान में कौन सा अधिनियम या कौन सा प्रोविज़न है जो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर स्टेट्स राज्यों के प्रशासन के लिए है। राज्यों के प्रशासन के लिए कौन सा एक प्रोविज़न है जो नीचे दिए गए ऑप्शंस में करेक्ट मैच खाता है। तो देख लीजिए आप, तो आर्टिकल 371 का सी जो है इसमें बताया गया है स्पेशल प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर जो राज्य है उसको शुरुआत में पहले तो एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, और उसी के साथ जो है जम्मू कश्मीर, जैसे जम्मू कश्मीर को दिया गया था स्पेशल राज्य का दर्जा, वैसे ही मणिपुर को भी स्पेशल राज्य का दर्जा आर्टिकल 371 सी के तहत दिया गया था। अब ये एक राज्य है भारत का। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ करेक्टली मैच्ड। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से जो इसमें ऑप्शंस हैं वो करेक्ट मैच हैं। तो पहला है सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1908, सूरत विभाजन 1908, होम रूल लीग 1917, बंगाल पार्टीशन 1911 या लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता 1916। तो जो लखनऊ समझौता है 1916, ये ऑप्शन 4 इसको राइट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1908, तो जो सूरत विभाजन है कांग्रेस का वो 1908 में हुआ था क्या? नहीं, जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है 1907 में होता है। होता क्या है, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन की उग्रता जो थी तो उसमें 2 दल थे, एक थे उदारवादी और एक थे उग्रवादी। तो दोनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं और जिसके परिणामस्वरूप होता क्या है 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो जाता है, जैसे सूरत विभाजन कहते हैं। सूरत में अधिवेशन होता है, इसीलिए वहाँ पे इसका कांग्रेस 2 गुटों में बच जाती है, एक उदारवादी गुट और एक उग्रवादी गुट। ठीक बात। और 1907 का जो सूरत अधिवेशन में जो उग्रवादी थे उन्होंने पास कराए कुछ प्रस्ताव भी दिए थे, जैसे स्वदेशी था, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन के प्रयोग को लेकर कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। विभाजन का कारण ये था कि जो उग्रवादी थे वो चाह रहे थे कि जो राज्य हो वो स्वदेशी हो, यानी कि हम ही राज्य करें, जबकि उदारवादी ये चाह रहे थे कि सत्ता तो अंग्रेज के पास रहे पर कंट्रोल कुछ हद तक हमारे पास रहे। बहिष्कार कर रहे थे उग्रवादी, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग कर रहे थे और स्वशासन को लेकर मुखर थे।
तो इसी के बीच में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, वहीं पे इसकी फूट पड़ जाती। अगला ऑप्शन है होम रूल लीग 1917, बिल्कुल गलत। होम रूल जो लीग आंदोलन था ये 1917 नहीं 1916 में हुआ था। होता क्या है, अगर हम होम रूल की हिस्ट्री की बात करें तो आयरलैंड में एक आयरिश नेता थे रेडमांड, तो उन्होंने आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना करी और 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के जो सदस्य थे उन्हें अच्छा मौका भी मिला और 2 होम रूल लीग आंदोलन चले थे। एक चला था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र होम रूल लीग जो 1916 में शुरू किया गया था, और जो होम रूल लीग महाराष्ट्र होम रूल लीग था जिसका केंद्र जो बाल गंगाधर तिलक जी ने पूना को बनाया था, और दूसरा था 1916 में चला था, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग करके। ठीक बात, तो ये उससे रिलेटेड है। बंगाल पार्टीशन जो है, बंगाल का जो पार्टीशन है ये कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया था 1905 में, 1905 में था। अगला है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता 1916, ये राइट है। लखनऊ पैक्ट था क्या? लखनऊ पैक्ट ये था 1915 में क्या होता है, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, मुंबई में एक कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का साथ साथ अधिवेशन कराए थे, दोनों का पहली बार। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने एक समिति बनाई थी कि संयुक्त योजना चलाई जाए। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में यह योजना स्वीकृत भी हो गई। इसी को कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट कहलाती है। ठीक बात। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काकोरी रोवरी इज़ इनकरेक्ट। तो काकोरी षड्यंत्र कांड के बारे में पूछा गया है। जो काकोरी घटना हुई थी वो क्या थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है द मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एग्जीक्यूटेड द रॉबरी, सही बात है। तो काकोरी घटना की हम बात कर लें तो काकोरी घटना क्यों घटित हुई थी? ठीक है, तो काकोरी घटना के बारे में पूछा गया। काकोरी जो घटना हुई थी वो क्यों हुई थी, इसके थोड़ी सी जानते हैं कि इसका क्या रहा था। तो 1924 में क्या होता है, चंद्रशेखर आज़ाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल और एक व्यक्ति थे सचिंद्रनाथ सान्याल, इन्होंने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था बनाई हुई थी और इस संस्था का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा था 1924 में। अब इसी संस्था ने HRA ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने क्या किया था, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ और सहारनपुर मार्ग पर, लखनऊ सहारनपुर जो मार्ग था इस पर काकोरी नामक स्थान था, उस पर ट्रेन पर डकैती डालकर जितना भी सरकारी खजाना था उसको लूटा गया। ये घटना काकोरी कांड के नाम से जानी गई। लखनऊ सहारनपुर मार्ग पर ही हुई थी। काकोरी जो है लखनऊ में स्थित है। ठीक बात। अगले प्रश्न पे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WPI। तो WPI का फुल फॉर्म क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो WPI का फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि होलसेल जितना भी हम सामान खरीदते हैं तो उस पर WPI होता ही है कि जो प्राइस है होलसेल पे वो कितना है, इसके बारे में पूछा है। अगला प्रश्न है हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। तो इनमें से ऐसा कौन है जो हिंदुस्तान का जो क्लासिकल म्यूज़िक है, जो गायन है, जो म्यूज़िक है, संगीत है, उससे संबद्ध नहीं रखता। हिंदुस्तान का जो क्लासिकल जो संगीत है उससे संबद्ध नहीं रखता। गुलाम अली जी, उस्ताद अब्दुल रहमान खान, लक्ष्मी शंकर या पुरंदरसारा दास। ऑप्शन डी यहाँ पे, ये जो डी है ये संबद्ध नहीं रखते हैं। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। नालको इज़ ए नवरत्न कंपनी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट नालको। तो नालको जो है, और प्रश्न ये है, नालको जो है एक नवरत्न कंपनी है, भारत सरकार के अधीन है, और इसमें से ऐसा कौन सा है जो नालको के बारे में सही है। नालको स्टैंड्स फॉर, अगर नालको का फुल फॉर्म पूछा जाता है, नालको का फुल फॉर्म है N फॉर नेशनल, A फॉर एल्यूमिनियम,
AL फॉर एल्यूमिनियम, C फॉर कंपनी और O फॉर लिमिटेड। तो नालको जो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है इसका फुल फॉर्म। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। हु डिस्कवर्ड द विटामिन इन 1912? तो 1912 में विटामिन का खोज किसने करी थी? विटामिन की खोज किसने करी थी? तो विटामिन की खोज करी थी फंक ने, सेजिमियर फंक ने खोज करी थी विटामिन्स की। ठीक बात। अगले प्रश्न में चल रहे हैं। विच स्टेट वॉज फॉर्म्ड फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑन लैंग्वेज इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है स्वतंत्रता के बाद, कौन सा राज्य ऐसा है जो स्वतंत्रता के बाद बना, किस आधार पे बना? भाषा के आधार पे बनने वाला स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो राइट आंसर है इसका डी, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है व्हेन वाज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड? इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट अपकमिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफिशियली ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो इनमें से ऐसा कौन सा जो स्टेटमेंट है, कथन है, जो गलत है और किसके बारे में है? ICC का जो वर्ल्ड कप है उसके बारे में है। तो इट विल बी होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। नो, इसको जो होस्टेड जो है ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया था। ठीक बात। जो 2000 जो अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, अगला जो होस्ट किया था वो इंग्लैंड और वेल्स ने किया था। अगला है हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ स्टैटिक्स इन इंडिया? तो फादर ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिकी के पितामह। स्टैटिक्स यानी कि जो स्टैटिक्स होती है, सांख्यिकी के पितामह किसको कहा जाता है? ये PC महालनोबिस जी को कहा जाता है। PC महालनोबिस, इनका पूरा नाम है प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। अगला प्रश्न है द फेमस सेइंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन इज़ रिलेटेड टू डैश? ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है द फेमस सेइंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट टू मैन इज़ रिलेटेड टू। तो जो अधिकार हैं, ऐसे कौन से अधिकार हैं जो व्यक्ति को सरकार के द्वारा यानी कि जो सीधे मिल जाते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार, वो उनके लिए किसी भी जो है कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये व्यक्ति को सीधे प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है Below are pairs of famous sport person and the games they play. Which pair is correct? तो स्पोर्ट पर्सन है और उनके सामने उनके नाम लिखे हुए, तो कौन सा जो करेक्ट है? तो नीलम जसवंत सिंह, ये रेसलिंग से संबंधित हैं, ये सही है। ये गलत है। अच्छा, गलत पूछा गया यहाँ पे। तो विजय हजारे जी क्रिकेट से संबंधित हैं, बिल्कुल सही बात है। कोनेरू हम्पी चेस से संबंधित हैं, बिल्कुल है। और डिंको सिंह बॉक्सिंग से, जबकि नीलम जसवंत सिंह रेसलिंग से संबंधित नहीं है। अगला है गोंडवाना लैंड पेंजे, जो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था, का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित था। गोंडवाना लैंड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गोंडवाना लैंड में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल थे, ये सही बात है। तो ठीक है, गोंडवाना लैंड जो भारत का जो वर्ल्ड है उसके नीचे का भाग था, जिससे कि बाद में दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हुआ, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बने, ये गोंडवाना लैंड के भाग थे। Which Bharat Ratna awardee was famous as the Carnatic classical vocalist? तो कौन सा ऐसे जो भारत रत्न प्राप्त करता हैं जो क्लासिकल वोकलिस्ट के लिए जाने जाते हैं? वोकल का मतलब गायन के लिए जाने जाते हैं, जो क्लासिकल है उसके लिए। तो MS सुब्बुलक्ष्मी जी, इनको जाना जाता। अगला प्रश्न है विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्यभट्ट सैटेलाइट इज़ इनकरेक्ट? तो आर्यभट्ट जो उपग्रह था उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इट वॉज बुल्ड टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स एंड सोलर फिजिक्स। नो, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है,
तो आर्यभट्ट को जो लॉन्च किया गया था ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगला है ब्रॉन्ज, कांसा इज़ एन अलॉय ऑफ टू मेटल नेमली, तो कॉपर और टिन का ये जो अलॉय होता है, ठीक है, कॉपर और टिन होता है ब्रॉन्ज में। अगला है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर, तो ये पूछा गया है तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है भारत के संविधान में जो भारत की संसद को ये अधिकार देता है कि वो भारत के संविधान में संशोधन कर सके। तो अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 368 ये कहता है कि भारत संसद को ये अधिकार है कि वो भारत के संविधान में जो है संशोधन कर सकती है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन है जीएनपी जो है विदेशी आय से संबंधित देश का सकल घरेलू उत्पाद है, बिल्कुल नहीं। जीएनपी जो है विदेशी आय से संबंधित नहीं है। जीएनपी में विदेशों में नागरिकों और कंपनियों द्वारा अर्जित आय शामिल है, लेकिन देश के भीतर विदेशों द्वारा अर्जित आय शामिल नहीं है। तो दोनों ऑप्शन ही एक जैसे हैं, तो दोनों ही गलत हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। अगला, निम्नलिखित में से किन देशों ने जुलाई 2018 में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो 2018 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुए थे इसकी मेजबानी जो है साउथ अफ्रीका ने करी थी। किसने करी थी? साउथ अफ्रीका ने करी थी, ठीक है। तो ये ब्रिक्स जो है BRICS, इसका जो आप जान लीजिए जो ब्रिक्स है BRICS, तो क्रम चलता रहता है। अभी किसके पास थी? साउथ अफ्रीका के पास थी, इनके पास थी। फिर ये लौट करके किसके पास आ जाएगी? ब्राज़ील के पास आ जाएगी। फिर ये अध्यक्षता इसकी जो मेजबानी कौन करेंगे? रशिया करेंगे, फिर इंडिया करेंगे, ऐसे ही फिर चाइना करेंगे। तो ये क्रम बाय क्रम चलता रहता है, ठीक बात। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी, रूस में हुई थी। पहला शिखर सम्मेलन भी रूस में ही होता है ब्रिक्स का, ठीक बात। और इसका जो शब्द है ये 2001 में जिम ओ नील के द्वारा सुझाया गया था, उन्होंने इसको बताया था, ठीक है। इतना आ गया। और जो साउथ अफ्रीका है ये 2010 दिसंबर 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा असम का एक क्षेत्रीय नृत्य है। तो असम का क्षेत्रीय नृत्य पूछा गया है हिक्कट, कुम्मू, पूर्वी, बिहू। बिहू जो है ये असम का एक क्षेत्रीय नृत्य है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। अगला है इनमें से किन धातुओं में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसी कौन सी धातु हैं जिनमें कि बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है। तो चांदी जो है, सोना, दुर्ग, प्लैटिनम, चांदी जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया होती है उनको मारने की क्षमता होती है, ठीक है। अगला है सौरभ चौधरी एक भारतीय डैश हैं। तो सौरभ चौधरी जो हैं एक निशानेबाज हैं, शूटर हैं सौरभ चौधरी, ठीक बात। अगला बनिहाल जवार सुरंग निम्नलिखित से किसके हिमालय में जो बनिहाल जवार सुरंग है हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, जैसे अटल टनल भी अब कहा जाने लगा। तो ये जो है हिमालय में पड़ती है और ये किस हिमालय का कौन सा हिस्सा है। तो हिमालय का जो छोटा हिमालय वाला हिस्सा है उसमें पाई जाती है। अगला प्रश्न है 12 नामांकित सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावसायिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में चुना जाएगा। तो पूछा गया है कि कौन से जो 12 व्यक्ति होते हैं जिनको जो है चुना जाएगा। तो राइट आंसर दीजिए आप, कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति हैं वो 12 लोगों को, कितने लोगों को? 12। और वो किस किस में संबद्ध होने चाहिए? वो साहित्य में होने चाहिए, विज्ञान में होने चाहिए, कला में होने चाहिए और सामाजिक सेवा में होने चाहिए। तो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में होने चाहिए, ठीक है, ठीक बात। और एक बात और जान लीजिए कि जो राष्ट्रपति हैं वो 12 लोगों को वहाँ पे कर सकता है, लेकिन
जो राज्यपाल है वो भी, लेकिन राज्यपाल जो हैं वो भी नॉमिनेट कर सकते हैं लोगों को, लेकिन वो किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। राज्यपाल साहित्य के में भी चेंज कर सकते हैं, विज्ञान में, कला, सामाजिक कार्य, सामाजिक सेवा में भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो राज्यपाल है वो एक और क्षेत्र में कर सकते हैं, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में और कर सकते हैं जिसमें राष्ट्रपति नहीं कर सकते, ठीक। अगला प्रश्न पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है? तो ऐसा कौन सा उपकरण है जो भूकंप की जो तीव्रता है, कितनी तीव्रता पे आया है भूकंप, सीस्मोमीटर के द्वारा नापा जाता है। लेक्टोमीटर लिखा हुआ है, लेक्टोमीटर से तो दूध की शुद्धता मापते हैं, ठीक है। थर्मामीटर से किसी का फीवर ईवर है नापते हैं, हाइग्रोमीटर से जो है ऊंचाई वगैरह ये सब चीज़ें हैं, ठीक। अगले प्रश्न पे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है सीसीटीवी का क्या अर्थ है? सीसीटीवी का फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविज़न। क्लोज सर्किट टेलीविज़न, क्लोज सर्किट टेलीविज़न इसका फुल फॉर्म है, ठीक। अगला प्रश्न में चल रहे हैं। भारत की संसद में निम्न शामिल है, तो भारत की संसद में कौन कौन शामिल है ये पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो भारत की संसद में जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर इसको बनाते हैं। हाल ही में लोकसभा ने राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक पारित किया, ये करंट का क्वेश्चन था। तो ये मणिपुर में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है 2018-19 सीज़न में बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा गया है, तो मूल्य क्या था? 1950 था। ये करंट का न्यूज़ है, हालांकि इसको स्किप करिएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। सही आदेश, सही कथन चुनिए। परम आदेश, मैंडमस का शाब्दिक अर्थ निर्देश। मैंडमस क्या होता है? बाद में परम आदेश केवल अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ नहीं होगा जो सार्वजनिक कर्तव्य से बंधे हैं, बल्कि सरकार के खिलाफ भी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है सेकंड। क्यों? जो मैंडमस होता है, परम आदेश जो होता है, ये जो है अधिकारी और व्यक्ति दोनों के खिलाफ नहीं, बल्कि सार्वजनिक कर्तव्य से बंधे हैं, बल्कि सरकार के खिलाफ भी हो सकता है मैंडमस। अगला प्रश्न है भूटान प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया, सेरिंग तोगवे। सेरिंग तोगवे 1867 में महाराष्ट्र बॉम्बे में प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी। NEER का फुल फॉर्म बताइए। तो NEER का जो फुल फॉर्म है वो है नामात्र प्रभावी विनिमय दर। नामात्र प्रभावी विनिमय दर, ठीक। NEER का फुल फॉर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको हम बात करना चाहें इंग्लिश में तो NER, N फॉर नॉमिनल, E फॉर इफेक्टिव और E फॉर एक्सचेंज और R फॉर रेट। तो नॉमिनल, इफेक्टिव, एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव, और इसका ऐसा भी हो सकता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और NER होता क्या? NER जो होता है ये एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स किस प्रकार का? इंडेक्स ये होता है कि भारत जो है अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे किस प्रकार का व्यापार कर रहा है, तो कितने वेटेज है, कितना वेटेज है, जैसे भारत का चाइना से कितना व्यापार है, नेपाल से कितना व्यापार है, और भी अन्य देशों से कितना व्यापार है। तो जो देश हैं उनका भारत का कितना परसेंट उससे कर रहा है, कितना परसेंट इससे कर रहा है, इस प्रकार का एक वेटेड इंडेक्स होता है NEER, जिसको बोलते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अगला है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन थे। हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, ठीक बात। अगला प्रश्न है तापी नदी कहाँ से निकलती है? तापी नदी जो है सतपुड़ा पर्वत MP से निकलती है। अगला है ये क्रम पूछा गया खिलजी वंश, दास वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो सबसे पहले आया था दास वंश आया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ पे था। और उसके बाद आया खिलजी वंश,
खिलजी वंश के पास में सैयद वंश, सबसे लास्ट में आया लोधी वंश। तो पहले 2 पे जाएंगे, फिर 1 पे जाएंगे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, ऐसा क्रम रहेगा। अगला है नागालैंड का साक्षरता दर क्या है? तो 79.6% है नागालैंड का साक्षरता दर। ठीक है, तो साक्षरता दर है 79.6%। अगर हम सेंसस जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार बात करें तो भारत की साक्षरता क्या है? भारत की साक्षरता 73% है, 73% है। पुरुष साक्षरता है भारत की 80.9% यानी 80.9%, और स्त्री साक्षरता थी 64.6%। और सबसे जो नंबर 1 पे राज्य है था केरल था, जिसकी साक्षरता 94% है, पुरुष साक्षरता 96.1% है, और स्त्री साक्षरता 92.1% है। ठीक बात। अगला प्रश्न पे बढ़ाएंगे। तो अगला प्रश्न है सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हालांकि ये है, ये ट्रिपल एसपी के बोर्ड के पेपर हैं। होता क्या है इसमें, सेट वाइज सेट पेपर होते हैं, तो कोई सा जो प्रश्न है अगर उस सेट में है तो अगले सेट में भी हो सकता है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी शामिल हो गया है ये क्वेश्चन। तो जीएनपी जो होता है ये क्या होता है, ये विदेशी आय से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता। ये जो होता है जो भारत का जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड होता है। इसमें विदेश का कहीं जिक्र नहीं होता। तो जहाँ भी जीएनपी आ जाए और विदेश से संबंध पूछ ले तो गलत ही होगा। ठीक है, तो जीएनपी में विदेशों में नागरिक कंपनियों द्वारा अर्जित आय शामिल है, बिल्कुल नहीं। लेकिन देश के भीतर विदेशियों द्वारा अर्जित आय शामिल नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। अगला है किन देशों ने जुलाई 2000 में ब्रिक्स की मेजबानी करी? साउथ अफ्रीका ने करी। ठीक है, ये हो गया है। अगले प्रश्न, तो अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध धावक स्प्रिंटर उसेन बोल्ट निम्नलिखित में किस देश से रिलेटेड हैं? तो उसेन बोल्ट के बारे में पूछा गया है, किस देश से आते हैं? ये जमैका से आते हैं। कौन से देश से आते हैं? जमैका। ठीक बात। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध लेखक तारक मेहता निम्नलिखित में से किस भाषा में लोकप्रिय लेखक हैं? तो तारक मेहता आपने देखा हो, एक प्रोग्राम भी आता है, तो वो किस भाषा में लिखते थे? तो तारक मेहता जो है गुजराती लैंग्वेज में लिखते थे। उनका जो एक जो आप देखते हैं सीरियल, वो तारक मेहता नु ऊंधो चश्मा के नाम से छपता है, जिसका हिंदी वर्जन तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, और गुजराती भाषा में आता है। तो गुजराती भाषा के राइटर हैं। ठीक है, इसीलिए। किस गवर्नर जनरल के काल के दौरान 1857 का विद्रोह हुआ? तो कौन सा गवर्नर जनरल था 1857 को जो फर्स्ट जो विद्रोह हुआ था? उसमें लॉर्ड कैनिंग थे। अगला है निम्न में से किस राज्य में वोमडीला पर्वत दर्रा स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में वोमडीला दर्रा। तो वोमडीला दर्रा पूछा गया, तो वोमडीला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगर हम भारत का मैप ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा, ये मैप अगर हम बनाना चाहें ऐसा, तो ये थोड़ा बन गया है कुछ, लेकिन अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे लास्ट में है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। सबसे इंडिया में अगर सूरज उदय होता है तो सबसे पहले उसकी जो किरणें हैं वो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है डैश का कांच काटने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हीरा, आपको मालूम है हीरा कांच काटने के लिए प्रयोग होता है। हीरा सबसे कठोर धातु भी है। ठीक है, इसे ना ही तोड़ा जा सकता है ना ही काटा जा सकता है, इसलिए कांच काटने के लिए प्रयोग होता है हीरा। ठीक है, कार्बन का अपर रूप है हीरा, कार्बन से मिलकर बनता है इसलिए। अगला है वायुमंडल की निम्नलिखित कौन सी परत पृथ्वी की सतह से तुरंत ऊपर स्थित है? तो वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी से तुरंत ऊपर स्थित है? तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल से सबसे परत है जो पृथ्वी के से ऊपर ही स्थित है, क्षोभ मंडल है। अगला है पौधों डैश की प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान करते हैं? तो पौधे जो है किस प्रक्रिया में? पौधे जो विसरण ऑस्मोसिस प्रक्रिया से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न तियांगोंग फर्स्ट अंतरिक्ष स्टेशन निम्नलिखित में से किस देश में संबंधित है? तो तियांगोंग फर्स्ट पूछा गया, ये
चाइना से संबंधित है। तो आपको नाम से ही मालूम हो रहा है तियांगोंग। तो तियांगोंग जो अंतरिक्ष स्टेशन है ये चाइना में है। अगला, निम्न में से किस वर्ष में संविधान में पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम शामिल किया गया? तो 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 1951 में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उस पर पहला संवैधानिक संशोधन किया। अगला है, भारतमाला परियोजना निम्न में से किस क्षेत्र में संबंधित? भारतमाला परियोजना जो है राजमार्ग विकास परियोजना है। भारतमाला परियोजना जो अभी जो परिवहन मंत्री हैं वो नितिन गडकरी जी हैं, जो कि नागपुर से हैं। उनकी जो सीट है। तो भारतमाला परियोजना जो है ये राजमार्ग विकास परियोजना, यानी कि जो हाईवेज हैं उनको जोड़ने की एक परियोजना है। अगला है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये पुस्तक जो है एम विश्वेश्वरैया जी ने लिखी है। किसने लिखी है? एम विश्वेश्वरैया जी ने लिखी है, यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य के संस्थापक थे विजयला चोल। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस कंपनी को महारत्न सीपीएसई का दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है? तो महारत्न सीपीएसई का दर्जा अगर कोई कंपनी उसे चाहिए तो कौन सा मानदंड इसमें शामिल नहीं है? मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ये उसको शामिल नहीं। यानी कि अगर कोई भी कंपनी है तो ज़रूरी नहीं कि उसे मिनी रत्न का दर्जा हो तभी वो महारत्न का दर्जा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। संघीय सूची में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं किया गया? संघीय सूची 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूची है भाग 7 में, ठीक है। संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगी। केंद्र राज्य में अगर मतभेद होता है तो केंद्र का बनाया कानून लागू होगा। तो संघीय सूची में जो विवाह और तलाक का विषय शामिल नहीं है। अगला है, स्वेडागोन पैगोडा। स्वेडागोन पैगोडा किस देश में है? तो पैगोडा जो है म्यांमार में है, ये आप जानते हैं, पैगोडा म्यांमार में है इसका आंसर। अगला है, विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। संवैधानिक प्रावधान द्विसदनीय संसद को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो जो द्विसदन की जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड में भी इसी तरीके के दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस हैं और भारत में भी। तो जो इंग्लैंड है, यूके हैं, उनका कॉन्सेप्ट भारत में लागू किया गया है लोअर हाउस और अपर हाउस के नाम से, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा पालतू नहीं बनाया गया? तो यहाँ पे ये पालतू नहीं बनाया गया, ये नहीं बनाया गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो भैंस को भी बनाया गया, भेड़ और सूअर इनको भी बनाया गया, इनको पालने के लिए और इनके मांस के लिए बनाया गया, लेकिन खच्चर जो था उसमें नहीं था। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली निम्न में से किस आयोजन के लिए प्रसिद्ध है? जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम नई दिल्ली एथलेटिक्स के लिए प्रसिद्ध है। हम अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, संघीय सूची में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं किया गया? तो जो संघीय सूची है उसमें से जो है किस विकल्प का उल्लेख नहीं किया गया? तो विवाह और तलाक जो थर्ड ऑप्शन है वो इसमें जो है संघीय सूची का विषय नहीं, यानी कि विवाह और तलाक का जो मामला है वो केंद्र सरकार के हाथ में ना होकर के राज्य सरकार उसको देखभाल करती है। अगला प्रश्न है, स्वेडागोन पगोड़ा किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। किस देश में स्थित है? अगला प्रश्न है, स्वेडागोन पगोड़ा किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। किस देश में स्थित है? म्यांमार में स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रम दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। इसका जो ये वाला पॉइंट होगा, ये सेकंड पॉइंट जो होगा 1 मई उसको मनाया जाता है, ठीक है। तो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ स्थित है? तो सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ जो हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। ये रहा इसका जो ये वाला पॉइंट, हवाई द्वीप में स्थित है। तो सक्रिय ज्वालामुखी होता क्या है? यानी कि एक्टिव वॉल्केनो होता है, ठीक है, ठीक बात।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधान द्विसदनीय संसद को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो हमारे देश में जो संवैधानिक प्रावधान, जो दो सदन है, जैसे राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, तो इस संसद जो दो सदन की जो व्यवस्था है, इसको एक इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा पालतू नहीं बनाया गया था? तो खच्चर। भैंस को भी पालतू बनाया गया, भेड़ को, सुअर को, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा खच्चर। ठीक है, खच्चर को पालतू नहीं बनाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किस लिए विख्यात है? जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है ये एथलेटिक्स के लिए जाना जाता है। किसके लिए? एथलेटिक्स के लिए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के पारंपरिक नई दिल्ली में, उसमें एथलेटिक्स के खेल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, तो उसके बारे में बताया गया कि कौन सा इसमें से गलत है। तो ऑप्शन ए आप पहला देख सकते हैं। पहला है कि नेशनल हेराल्ड और हरिजन जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्रों ने 1942 में संघर्ष की पूरी अवधि में के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का लगातार समर्थन किया। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरीके से जो है इसका जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो इन्होंने पूरी तरीके से समर्थन नहीं किया था, जो पूरी अवधि के लिए नहीं किया था, जबकि साम्यवादी भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध थे। ठीक, ये सब ऑप्शन सही है। रियासतों में आंदोलन न केवल जिम्मेदार सरकार के लिए बल्कि भारत की स्वतंत्र ब्रिटिश सरकार के लिए था। सही है कि रियासतें जो थीं, रियासतें चाह रही थीं जब जो आंदोलन चल रहा था कि हम खुद में अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, ना कि हम एक तरीके से भारत के साथ हों। तो उनका कुछ अलग था। और भारत छोड़ो आंदोलन तो आपको मालूम है अगस्त 1942 में बम्बई से शुरू हुआ। बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान जो है बम्बई में, वहाँ से शुरू हुआ। अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। धमाल, अगला क्वेश्चन है, धमाल नृत्य डैश राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो धमाल नृत्य जो है ये हरियाणा का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगला है, निसार एक निसार मिशन है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो निसार क्या है? निसार जो है नासा और इसरो का एक तरीके से संयुक्त मिशन है। ठीक है, नासा और इसरो का एक तरीके से संयुक्त मिशन है, और इस मिशन रास्कोमोस रूसी अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बीच साझेदारी है। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका रीज़न ये है कि जो निसार मिशन है ये भारत की जो इसरो है और यूएसए की जो नासा है उनके बीच एक संयुक्त मिशन है, ना कि ये मिशन रॉस्कोमोस जो कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसके बीच है। तो ये भारत और यूएसए के बीच में है। ठीक है, निसार से होगा क्या? पृथ्वी के जो जितने भी लेयर्स हैं पृथ्वी का ऑब्जर्व किया जाएगा। जब जो सैटेलाइट छोड़ा जाएगा नासा प्लस इसरो दोनों के साथ है, तो अर्थ का ऑब्जर्वेशन होगा, और उसी ऑब्जर्वेशन से अर्थ की जो स्टेटस है, अर्थ की जो स्थिति है उसके बारे में एक स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। तो ये इसलिए मिशन लॉन्च किया गया। अगला है, 1857 के विद्रोह के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें से गलत पूछा गया है 1857 के जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बारे में। तो देख लीजिए आप, पहला है सिक्के, ऑप्शन है सिक्के ढलवाए गए और बहादुर शाह के नाम पर आदेश जारी किए गए। बिल्कुल सही। 1857 में जो है ढलवाए भी गए और बहादुर शाह के नाम पर आदेश जारी भी किए गए। बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि 1857 में बहादुर शाह जफ़र भारत के अंतिम मुग़ल शासक थे, अब कभी वृद्ध भी थे। तो उन्हें क्या हुआ, जितने भी प्रदर्शनकारी क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने जो है भारत की तरफ से बहादुर शाह जफ़र को राजा घोषित कर दिया भारत की तरफ से। तो उन्हीं के नाम से सिक्के भी ढले और उन्हीं के नाम से शासन भी चला कुछ समय के लिए। अगला है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मुग़ल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू किया। बिल्कुल ही गलत है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, खुद की स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी, ना कि मुग़ल सम्राट के प्रशासन के लिए लड़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस महिला पहलवान ने एशिया खेल 2018 में फ्री स्टाइल 50 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? ये इंपॉर्टेंट है, करंट का न्यूज़ है। हालांकि आप इससे एक अपने माइंड में एक
इमेज बना सकते हैं क्वेश्चन की कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जो आगे आने वाला DSSB एग्ज़ाम है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन करंट के आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर है ये क्वेश्चन। तो एक महिला पहलवान है वीनेस फोगाट, जो 2018 में जो एशियाई गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स हुए इंडोनेशिया में हुए थे, पालेमगोंग स्टेडियम था, तो इंडोनेशिया में हुए थे, उसमें 50 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था वीनेस फोगाट ने। अगला है माल और सेवा कर GST के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो GST के बारे में पूछा गया। भारत में 1 जून 2017 से GST लागू किया गया था, ये नहीं। खाद्य सहित आवश्यक वस्तुओं पर 5% की दर से कर लगाया जाता है, ये भी नहीं। तंबाकू और बाधित पेय को 28% की उच्चतम दरों पर कर दर में रखा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तंबाकू और जितने भी पेय हैं जैसे लिकर है, शराब है, तो उन पे 28% की हाईएस्ट GST रेट लगा है। ठीक है, तो 4 प्रकार के 5%, 12%, 18% और 28% ये रेट है, और 28% सबसे उच्च है, 5% सबसे निम्न रेट है GST का। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न के ऊपर पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है बेटा कि इनमें से कौन सा संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत है। तो संपत्ति का जो अधिकार है उसके बारे में पूछा गया है। संपत्ति के अधिकार को पहले जो है मूल अधिकार में माना गया था, लेकिन होता क्या है, मूल अधिकार था हमारे उसके अंतर्गत रखा गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे मूल संविधान से हटा करके इसे कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। ठीक है, नहीं, इसके जो था प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है। तो भारत के जो राष्ट्रपति उनका निर्वाचन होता है, तो उनके निर्वाचन में जो योग्यताएं उनमें से कौन सा गलत। व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ते हैं। न तो लाभ ना ही हानि की स्थिति को क्या कहा जाता है। लाभ अलाभ स्थिति, ना लाभ और ना हानि की स्थिति। अगला है क्वेश्चन है द डैश इज अ प्रोसेस इन विच डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स सच एज सॉल्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम अ सॉल्यूशन सच एज वाटर। तो ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें कि जो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होता है, जो कि मान सकते हैं अकार्बनिक जितना भी ठोस पदार्थ है, वो किसी लिक्विड पानी में घुला हुआ है। जैसे कि ऐसे मान लीजिए आप, हमने पानी में नमक घोल दिया, तो उसको आप कैसे उस नमक को उस पानी से कैसे निकालेंगे, तो इस निकालने की विधि को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। अगला है अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, नहीं है। तो आर्टिकल 19 के तहत ऐसा कौन सा अधिकार है जो यहाँ नहीं है। तो शोषण या बेगारी के विरुद्ध अधिकार नहीं है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय जेनेवा में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, जेनेवा में नहीं है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ध्यान रखना। इनमें से कौन सा शहर ओलंपिक 2020 की मेज़बानी करने वाला है। तो ओलंपिक जो अभी 2020 हुए थे टोक्यो में होने वाले थे 2020 में, बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दिया, लेकिन अब होंगे 2021 में इसको होंगे। लेकिन अभी भी इस पर कुछ संशय बना हुआ है कि वहाँ के लोकल जापान के लोग कह रहे हैं कि इस पर कुछ अपना चल रहा है अभी, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। रतौंधी डैश की कमी के कारण होता है। तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी को इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी कि व्यक्ति जो होता है उसकी आँखों की रोशनी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ विटामिन ए। और विटामिन ए जो है गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप गाजर खाते हैं तो आपकी आँखों की रोशनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, विटामिन बी वेरी विटामिन सी एस्कॉप विटामिन सी, ऐसे विटामिन डी। ठीक है, अगला है विश्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो विश्व बैंक के बारे में पूछा गया है। हाँ, वर्ल्ड बैंक जो है इसे IBRD के नाम से पहले जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IBRD यानी इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल रीडेवलपमेंट
बैंक के रूप में इसे जाना जाता था। ठीक है, और ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक थी, लेकिन इसने जो है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा विश्व बैंक का सृजन किया था। इसने 1945 में काम करना शुरू किया। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अगला है, नदियों के लोकप्रिय नामों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो नदियों के लोकप्रिय नामों के बारे में कौन सा विकल्प गलत है, ये पूछा गया है। गंडक नदी को नेपाल में सरपो भी कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। बूढ़ी गंडक नदी को बिहार में सिकरना भी कहा जाता है, ये सही है। घाघरा नदी को नेपाल में मांचू और कर्णाली कहा जाता है। अभी अब डिस्कस किया पहले वाले में कि जो नेपाल है वहाँ से एक नदी निकलती है कर्णावली नदी, और यही कर्णावली नदी जो है भारत में आती है, और अयोध्या में इसी नदी का नाम है जो सरयू नदी है, जिस पर अयोध्या शहर बसा हुआ है पूरा। तो जो कर्णावली नदी है नेपाल में जिसको कहा जाता है, यही भारत के जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में ललितपुर साइड जिला है, वहाँ पे प्रवेश करती है पहली बार, और वहाँ से आती हुई सीधी जो है अयोध्या में इसे जो है सरयू के नाम से जाना जाता है, और बिहार में जाकर के गंगा में मिल जाती है कर्णावली नदी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा डैश को विज्ञान भवन नई दिल्ली में मेक इन इंडिया पहल का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। तो मेक इन इंडिया जो अभियान जो शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? 2014 में आया था, 25 सितंबर 2014। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, यानी कि कम से आगे की ओर बढ़ना। तो उनकी जब इसमें जो है सबसे छोटी मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और नंदा देवी, ये रहा इसका क्रम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों के बारे में कौन सा गलत है? तो वित्तीय प्रावधान देख लीजिए। ऑप्शन ए है, जारी की उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा अनुवर्ती उद्घोषणा द्वारा प्रति संहारित या परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल सही। अगर जो उद्घोषणा हो रही है तो उस पर राष्ट्रपति जो है उसको परिवर्तित कर सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल के बारे में है। यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि एक स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र किसी भी भाग में वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तो यहाँ ये बात बिल्कुल सही है कि अगर भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो ये सकता है। यह 6 महीने की समाप्ति पर लागू नहीं होगा जब तक कि उस अवधि को समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों में नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न बेटा, Amazon.com INC के संस्थापक कौन है? तो जेफ बेजोस हैं। तो अभी जेफ बेजोस हैं Amazon.com INC के संस्थापक। और CEO कौन है? CEO जो हैं जेफ बेजोस हैं, अभी ये हट जाएंगे और इनके स्थान पर शायद एंडी जेसी जो हैं वो अगले CEO बनेंगे अमेज़ॉन के। अगला है, इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? तो इल्तुतमिश का 1210 से लेकर के 1236 तक था। ठीक बात। अगला, व्हाट डज LERMS स्टैंड फॉर? लर्म्स का मतलब पूछा है, लर्म्स की फुल फॉर्म पूछी है। तो इसकी लर्म्स की फुल फॉर्म होगी बेटा लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी पूछी गई है, साउथ की नदी है एक, इसकी नदी जो है तुंगभद्रा भी है, कोयना है, भीमा, लेकिन ब्रह्माणी जो नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अगला है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल नीनो? एल नीनो का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल नीनो जो है चाइल्ड क्रिस्ट था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है? तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत शामिल किया गया है। एक जो मौलिक अधिकार है। ठीक है, हर बच्चे को जो जिसकी उम्र 6 से 14 साल है उसको प्राथमिक शिक्षा दिलवाने का अधिकार है, उसको अधिकार है इस चीज़ का। ये अनुच्छेद 21(1) में कहा गया है। अगला है, ए सीक्रेट सोशियो रिलीजन ग्रुप परमहंस मंडली सभा वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द गिवन ऑप्शन? तो परमहंस मंडली नाम की एक सोशियो रिलीज समाज सुधारक एक संस्था थी, परमहंस मंडली नाम की। तो उस संस्था की स्थापना किसने करी थी? तो मेहता जी
दुर्गाराम जी ने, मेहता जी दुर्गाराम जी ने करी थी। वर्ष 1819 अवधि में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य पूछा है तो ये नहीं आएगा किसी क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ह्यूमन इंसुलिन जीन नाउ कुड बी इंसर्टेड इनटू द जीनोम ऑफ। तो ह्यूमन इंसुलिन जीन जो है ये जो है बैक्टीरिया के द्वारा इंसर्टेड हो सकता है। ठीक है, अगला है सही कथन का चयन करें। ऑप्शन 1 है निषेध याचिका केवल उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को जारी की जाने वाली याचिका होती है। ऑप्शन बी है इस याचिका का उद्देश्य निचली अदालतों को उनके क्षेत्र अधिकार के तहत सीमित रखने हेतु बाध्य करना होता है। तो निषेध याचिका जो है, निषेध याचिका जो आती है, इसका अर्थ यही होता है कि जो निचली अदालतें होती हैं उनका ये देखना, उच्च अदालत है कि जो निचली अदालतें जो केस लड़ रही हैं, जिस केस के बारे में सुनवाई कर रही हैं, क्या उनके जुरिस्डिक्शन में वो केस आता भी है या नहीं। ठीक बात। तो अगर उनके जुरिस्डिक्शन यानी कि उनके न्याय अधिकार क्षेत्र में वो केस आता है तो उस पर सुनवाई कर सकती हैं, लेकिन उसके न्याय अधिकार क्षेत्र में वो केस आता ही नहीं है निचली अदालतों को, तो उच्च अदालत जो है उस पर निषेध याचिका के तहत उस पर उसको क्षेत्राधिकार को सीमित कर सकती है। What is the name of the official mascot of 2018 एशियन पैरा गेम्स। तो एशिया पैरालंपिक जो गेम्स हुए थे, एशियन पैरा गेम्स हुए थे 2018 में, ये भी इंडोनेशिया में हुए थे। इनके जो मैस्कट था, ऑफिशियल जो मैस्कट था, इसका नाम क्या था? मोमो नाम था, इसका नाम था मोमो। अगला है डैश को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन। अगला है द व्यूअंट फोर्स। व्यूअंट फोर्स का मतलब होता है उत्प्लावक बल। अभी इसके बारे में बात करेंगे। इज ग्रेटर इफ वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन लिक्विड इज। तो कहने का मतलब ये है कि उत्प्लावक बल होता क्या है। उत्प्लावक बल ये होता है जैसे कि जो समुद्र है, तो अगर आप समुद्र में कोई भी चीज़, जैसे जहाज है, तो जहाज समुद्र में अगर जा रहा है तो जहाज समुद्र में जैसे एंटर करेगा तो होगा क्या, तो जितना वो पानी हटाएगा, जैसे ही उसमें जाएगा तो जितना उसका भार होगा ना, उतना ही वो पानी वहाँ से हटाएगा उस जगह से, और जितना जो पानी उसने हटाया तो उतना ही फोर्स उस पर ऊपर की ओर लगेगा। इसे ही उत्प्लावक बल कहते हैं। तो उसमें ये पूछा गया है कि अगर जो उत्प्लावक बल इज ग्रेटर है इफ़ वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, अगर उत्प्लावक बल ये पूछा है कि उत्प्लावक बल बड़ा कब होता है, उत्प्लावक बल बड़ा कब होगा, जब कोई भारी से भारी वस्तु उसमें डुबाई जाएगी, क्योंकि जब भारी से भारी वस्तु डुबोई जाएगी तो जितना उसका वजन होगा उस हिसाब से वो पानी को वहाँ से हटाएगी, और इस हिसाब से जितना पानी हटेगा तो जो पानी है वो ऊपर की ओर उतना ही फोर्स, यानी कि जो उत्प्लावक बल है वो उतना ही बल लगाएगा। इसी को बोलते हैं जो उत्प्लावक बल। तो जो लिक्विड जो ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ डुबोई गई है, उसका जो वॉल्यूम है वो कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी जो उत्प्लावक बल है वो बड़ा लगेगा। अगला क्वेश्चन है इन जुलाई 2018 इन जुलाई 2018 द ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड एट जोहान्सबर्ग में हुई थी, साउथ अफ्रीका में हुई थी। 2018 की जो ब्रिक्स समिट हुई थी जोहान्सबर्ग में हुई थी। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर क्या है। तो छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है 70.3%। ठीक है, अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजनल डांस ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इसमें पूछा गया है कि वेस्ट बंगाल का जो रीजनल डांस है, रीजनल का मतलब उस क्षेत्रीय जो नृत्य है वो कौन सा है। जतरा है, ख्याल है, राउफ है, मुंजरा है। जतरा, जतरा ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, राउफ तो जम्मू एंड कश्मीर का है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं विद रिगार्ड टू द नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें पूछा गया NNP के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है NNP ऑफ एन इकोनॉमी इज़ द GNP आफ्टर डिडक्टिंग द लॉस ड्यू टू डिप्रिशिएशन। ठीक है, तो हिंदी में ये है कि NNP जो है अर्थव्यवस्था में, NNP का अर्थ ये होता है कि जो GNP होती है तो उसमें से जो ह्रास होता है, जो लॉस होता है, तो
जो लॉस को जीएनपी में से घटा देंगे तो जो घटाने पर जो मिलेगा वही एनएनपी होता है। ये पहला कथन है। अगला कथन है एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डिप्रिशिएशन। तो एनएनपी, अगला जो कथन है उसमें एनएनपी जो होता है वो होता है जीडीपी जो है भारत की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना भी जीडीपी है भारत की, प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो भारतीय लोग जो विदेशों में रह रहे हैं और विदेशों से जो वो रुपए भेजते हैं अपने यहाँ पे, तो जितना वो भेज रहे हैं रुपए उसको जीडीपी में जोड़ दें, माइनस डिप्रिसिएशन और ह्रास जो हुआ है, जो हानि हो रही है, उसको इस सभी में से घटा दें, तो उसको एनएनपी बोलते हैं। दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं, ट्रू हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, तो एनएनपी जो है जीडीपी, जितनी भारत की जीडीपी है और जो विदेशों से लोग भारत में रह रहे हैं और रुपए भेजते हैं, तो और उसमें से डिप्रिसिएशन को घटा दें, तो उसको जो एनएनपी बोलते हैं। अब आपको ये पता करना है, अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ कि भारत में अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा रुपए किस कंट्री से आते हैं। ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूँ आप। तो पहला ऑप्शन आपके सामने ये है, यूएई से आते हैं, यूएसए से आते हैं यानी कि अमेरिका से आते हैं, सऊदी अरब से आते हैं, कुवैत से आते हैं, या फिर जो है रूस से आते हैं। तो आप इसका राइट आंसर दीजिएगा कमेंट में, पिन कर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न में बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है बेटा, डैश ग्लास इज़ यूजली यूज्ड इन व्हीकल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। तो किस प्रकार का कांच जो है, व्हीकल्स जो होते हैं, जो 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 4 पहिया गाड़ी, 2 पहिया गाड़ी, तो उसमें किस प्रकार का कांच प्रयोग होता है जिससे कि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। ठीक है, तो जो आप कांच देखते हैं सामने की तरफ, जो आपने कांच देखा होगा, और जो नॉर्मली कांच होता है, आपने ये देखा होगा जो नॉर्मल कांच होता है, अगर आप उसमें कोई पत्थर मारते हैं तो वो कांच पूरी तरीके से बिखर जाता है। लेकिन जो व्हीकल्स होते हैं, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर्स, एनी अदर, तो उसमें क्या होता है, अगर आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एक्सीडेंट हुआ है किसी का, तो जो कांच है वो पूरी तरीके से नहीं टूटता, उसमें क्रस्ट बन जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो उसमें जो होता है वो लेमिनेटेड सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। लेमिनेटेड सेफ्टी यानी कि जो कांच होता है उसमें लेमिनेशन की एक परत लगी होती है दोनों तरफ से, जिससे होता क्या है, जो अब अगर एक्सीडेंट होता भी है तो उस जो लेमिनेशन, उससे कांच पूरा नहीं टूट पाता, इसलिए। अगला है, विंबलडन 2018 के पुरुष एकल प्रतियोगिता के विजेता कौन हैं। तो विंबलडन 2018 में जो हुआ था, इसके नोवाक जोकोविच इसके पुरुष एकल प्रतियोगिता के विजेता थे। अगला है, तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख क्या थी। तो तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख 250 BC, बिफोर क्रिस्ट थी। अगला प्रश्न पे बढ़ देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज़। तो कहने का मतलब है, जो हम प्रोटीन्स खाते हैं, तो अब प्रोटीन का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है, तो पूरी तरीके से पाचन होने के बाद जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन है फैटी एसिड, एमिनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोल। तो प्रोटीन जो होता है एमिनो अम्ल के बने होते हैं, तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फैट जो होता है वो फैटी एसिड में यानी बसी अम्लों में कन्वर्टेड हो जाता है। अगला प्रश्न है, टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन व्हाट इज़ द मिनिमम कैलोरी इनटेक पर पर्सन इन रूरल एरियाज़। तो क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या था, गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए एक जो है कमेटी बनाई गई थी। तो उस कमेटियों ने, जो कमेटी बनाई गई थी, उनमें ये कहा गया था, तो मिनिमम कैलोरी क्या होनी चाहिए, यानी कि भोजन में जो आप खाते हैं तो उसमें कम से कम कितनी कैलोरी होनी ही चाहिए एक इंसान के लिए इन रूरल एरियाज़, गांव में लोग रहते हैं, तो उनको एक दिन में कम से कम इतनी कैलोरी तो खानी ही चाहिए गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए, यानी कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो 2400 कैलोरी का निर्धारण किया गया था, 2400 कैलोरी जो है रूरल एरियाज़ के लिए। अगला है, द 44th GT यानी कि GT समिट, G7 समिट वॉज हेल्ड ऑन 8-9 जून 2018 इन। ये कनाडा में हुई थी, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन ही आएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज अ व्यूरिड सनशाइन। ठीक है, तो कहने का मतलब है, इसमें से ऐसा कौन सा है जिसको रेफर किया जाता है वरीड सनशाइन के रूप में, गोल्ड को। ठीक है,
अगला, संकल्प एंड स्ट्राइव स्कीम्स विच आर मीन्ट टू बूस्ट स्किल इंडिया मिशन इज सपोर्टेड बाय। तो दो स्कीम्स आई थी, संकल्प स्कीम एंड स्ट्राइव स्कीम। ठीक है, ठीक है। तो संकल्प और स्ट्राइव जो स्कीम आई थी, जो ये जो है स्कीम जो है, ये वर्ल्ड बैंक ने इसको सपोर्ट किया था, और भारत में जो जो स्किल इंडिया मिशन था उसको बूस्ट करने के लिए आई थी, तो वर्ल्ड बैंक ने संकल्प स्कीम और स्ट्राइव स्कीम। अगला है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर व्हाट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ बार्ले फॉर द ईयर 2017-18। तो आप ये देख सकते हैं, ये भी करंट का क्वेश्चन है, हालांकि ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये भी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप के होंगे। एमएसपी से रिलेटेड तो होगा ही होगा। एमएसपी से आप जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, एमएसपी देख लेना कि एमएसपी जो है कौन निर्धारण करता है, ये मैंने बता ही दिया है। और 23 फसलों के लिए एमएसपी निर्धारण की जाती है, गन्ने के लिए गन्ना आयोग अलग से निर्धारण करता है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया में पहला वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग हुए भाई साहब। अगला है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज WHO's गुडविल एम्बेसडर फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ इन साउथ ईस्ट एरिया रीजन। तो ये करंट का न्यूज़ है, हालांकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो ही आ सकते हैं। तो मिल्खा सिंह को बनाया गया था 2018 में फिजिकल एक्टिविटी के लिए बनाया गया था मिल्खा सिंह। अभी मिल्खा सिंह को कोविड हो गया था, अब ये ICU में थे, लेकिन अब इन्हें बाहर ला गया, ये कल की बात है, कल न्यूज़ की बात है। अगला है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। एक बात और जान लीजिए, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता था, किसने कहा था ये और बताइए आप। इसका अगर आप जवाब कमेंट में कर सकते हैं तो करिए, लेकिन मैं बता देता हूँ, फ्लाइंग सिख जो है इन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था। अगला, हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर इंडिया। तो ये पूछा गया है कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पहले चेयरपर्सन भारत के कौन थे? तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी। अगला प्रश्न, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मदर टेरेसा मेमोरियल। अगला प्रश्न है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड गिवन। तो इनमें से जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सालार जंग म्यूज़ियम, सालार जंग संग्रहालय के बारे में पूछा गया है। सालार जंग संग्रहालय जो है कौन से शहर में स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय जो है ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, वेयर इज़ द ओर्डोस डेजर्ट लोकेटेड। तो ओर्डोस डेजर्ट यानी कि ओर्डोस रेगिस्तान के बारे में पूछा गया, चाइना में स्थित है। अगला है प्रश्न, एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार देयर आर ए टोटल ऑफ 10 असेंबली सीट्स इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ पर कितनी सीटें हैं? असेंबली सीट, कितनी संसद की सीटें हैं जो असेंबली सीट्स हैं? स्टेट असेंबली सीट है 90 असेंबली सीट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज़ नोन एज द तूतीय हिंद। तो इनमें से ऐसा कौन से कवि हैं जिन्हें तूतीय हिंद या भारत के तोता की उपाधि से भी जाना जाता है? तो अमीर खुसरो जी, इन्हें भारत का तूतीय हिंद बोला जाता है। अगला प्रश्न है, इन इकोनॉमिक्स वाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी मेजर्ड। तो अर्थव्यवस्था में इनमें से कौन से ऑप्शन के तहत यानी कौन से कथन के तहत जो भारत की जो इकॉनमी है उसकी वृद्धि को मापा जाता है? तो GDP के तहत, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के तहत मापा जाता है, यानी भारत की GDP बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। अगला प्रश्न पे चलते हैं, एज ऑफ 2018 द एंशियंट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सुतकांगेडोर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो 2018 के अनुसार पूछा गया है कि भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अनुसार सुतकांगेडोर जो है कौन सी रीजन में स्थित है? सुतकांगेडोर पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के मकरान तट पर है, बलूचिस्तान में। ठीक है, अगला है,
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड किचन कॉन्फिडेंशियल। तो जो एक बुक लिखी गई है किचन कॉन्फिडेंशियल, इस किसने लिखी है? एंटोनियो वार्डेन ने लिखी है। अगला प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से भारत में जो है कौन सा साल रहा है जब भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो पॉपुलेशन है वो निगेटिव रही थी, यानी कि उसमें कोई वृद्धि ना होकर के कमी रही थी। तो 1921 में, इसे ही 1921 को महाविभाजन काल भी कहा जाता है। शनिवार इज़ एन ओर ऑफ, शनिवार किसका अयस्क है? तो मरकरी, मरकरी का अयस्क है। अयस्क का मतलब होता है किसी भी चीज़ से वो धातु प्राप्त करना, यानी कि मरकरी जो है शनिवार से निकाला जाता है। अगला, एज पर आर्टिकल डैश, कौन से आर्टिकल अनुच्छेद के अनुसार ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार द वाइस प्रेसिडेंट, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? ये अनुच्छेद 64 के तहत लिखा गया है। ठीक है। हाँ बेटा, अगला प्रश्न है विच फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द स्टॉक ऑफ मनी इन अ बैंक। तो इसमें से ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो ये निश्चित करते हैं कि जो मनी की जो स्टॉक है वो बैंक में होनी चाहिए? पहला है मॉनेटरी बेस, बिल्कुल सही बात है। अगला, इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर करेंसी वर्सेस चेकिंग डिपॉजिट्स, द रिजर्व डेपोजिट रेशियो, तीनों ही होने चाहिए जिससे जो है वहाँ पे जो स्टॉक ऑफ मनी है वो इसका डिटरमाइन हो सके। अगले प्रश्न पढ़ रहे हैं, विच स्टेटमेंट इज़ फाउंड इनकरेक्ट अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन उनके बारे में गलत है। तो उन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में, महिला वर्ग में, जो एथेंस ओलंपिक्स में 2004 में जो मेडल जीता था, सही बात है। ठीक है। और उन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, ये भी सही बात है। और पहली भारतीय महिला भी थी जिन्हें ओलंपिक मेडल मिला था। लेकिन इन्हें अर्जुन अवार्ड जो है 1994-95 में मिला, ये गलत है। अगला प्रश्न है, विद रिगार्ड्स टू द इकॉनमी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। पहला है एपरसेप्शन, इसका मतलब है व्हेन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इंक्रीजेज रिगार्डिंग अदर करेंसी। एपरसेप्शन का मतलब होता है कि एक जो करेंसी है ये इंक्रीज़ हो जाती है, इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है दूसरे करेंसी के हिसाब से। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब होता है व्हेन द ओवरऑल प्राइस लेवल डिक्रीज सो दैट इन्फ्लेशन रेट बिकम्स नेगेटिव। जब क्या होगा, जो प्राइस लेवल है वो कम हो जाए, जो नोटों की जो 100 रुपये का नोट है उसका प्राइस लेवल कम हो जाए तो इसको डिफ्लेशन बोलते हैं। अगला है डिप्रिसिएशन, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीज ओवर टाइम ड्यू टू यूज़, वियर एंड टियर और ऑब्सोलेंस। ठीक है। तो डिप्रिसिएशन, तो एप्रिसिएशन, डिफ्लेशन, ये तीनों ही सही है। अगला है, पतली ट्यूब में तरल पदार्थ गिरने से होने वाली घटना को क्या कहा जाता है? तो जो पतली ट्यूब्स होती है उसमें तरल पदार्थ, उसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज़ नॉट कंसीडर्ड एज द क्लासिकल डांस फॉर्म। तो इसमें से ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है जिसको क्लासिकल डांस फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाता, नहीं माना जाता? कथक को माना जाता है, आंध्र नाट्यम को, मणिपुरी को, लेकिन बिहू को नहीं माना जाता। बिहू असम का एक नृत्य है लेकिन इसको क्लासिकल डांस नहीं है ये। विद रिगार्ड्स टू द फंडामेंटल राइट्स फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो क्वेश्चन आपने देख लिया। अगला ऑप्शन है इसके आर्टिकल 24, ये जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़। ठीक है। तो अगला ऑप्शन है सी वॉज रिवॉर्डेड विद द, ये हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका। ठीक है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न जो है ये है, विद रिगार्ड्स टू द फंडामेंटल राइट फाइंड द इनकरेक्ट। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है जो मौलिक अधिकार है उनके संबंध में? तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 24 जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़, तो ये वो कहता है। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक।
ये भी कहता है। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, ये गलत है। ठीक है, तो 24 आर्टिकल ये कहता है कि जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें रोज़गार के लिए उनकी मनाही है एक तरीके से। ठीक है, उनकी मनाही है एक तरीके से। तो आर्टिकल 26 जो है इसमें से गलत है। अगला है वेयर इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड। तो आईसीसी जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसका मुख्यालय पूछा है द हैग में है। ठीक है, आईसीसी का मुख्यालय भी द हैग में, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी तो मुख्यालय हैग में है, और एक और मुख्यालय है जस्टिस का, क्रिमिनल जस्टिस करके, तो उसका भी मुख्यालय हैग में ही है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में। अगला है महासागर में पानी की गहराई को मापने के लिए कौन से डैश का उपयोग किया जाता है। तो महासागर में जो जो ओशियंस होते हैं उसमें पानी की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का यूज़ किया जाता है, फैदोमीटर। ठीक है, अगला है विच प्लेस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर साइट्स ऑफ इंडिया। तो ये पूछा है कि कौन से जो है यूनेस्को के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसमें ये लिस्टेड नहीं है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू में, ये राजस्थान में है, तो ये लिस्टेड नहीं है, उसमें लिस्ट नहीं किया गया है। ठीक है, जबकि बाकी के 3 ये लिस्टेड हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू विद रेफरेंस टू ए मनी विल। तो जो मनी विल होता है जिसे वित्त विधेयक कहते हैं, तो उसमें से कौन से कथन जो है ये सही है मनी विल, वित्त विधेयक के बारे में। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ विल इज़ मनी विल और नॉट द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ फाइनल। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो मनी विल है उसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन उठते हैं कि ये सही है या मनी विल है या नहीं, तो इसके बारे में डिसीजन लेने का अधिकार राष्ट्रपति को बिल्कुल नहीं, केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। अगला है राज्यसभा मस्ट रिटर्न द मनी विल विद इन अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 2 मंथ्स। बिल्कुल नहीं, 14 डेज़ का पीरियड होता है, 14 दिनों के अंदर उसको लौटाना होता है मनी विल को, वित्त विधेयक को। किसे? जो राज्यसभा को। लोकसभा जो है, अगर होता क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई विवाद होता है कि मनी बिल के संदर्भ में, तो लोकसभा राज्यसभा को भेजता है, राज्यसभा जो है 14 दिनों तक उस पर रख सकता है उसको, और उसमें संशोधन के लिए संशोधन वो कहता है कि ये संशोधन होने चाहिए, तो लोकसभा जो है उन संशोधनों को मानने के लिए बाध्य है ही नहीं। ठीक है, राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक उनमें देरी कर सकता है, लेकिन बाकी का कुछ नहीं कर सकता। अगला है द डेफिनेशन ऑफ मनी विल इज गिवन इन द आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगला ऑप्शन था आपका इफ़ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर विल इज़ मनी विल और नॉट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर मनी विल के संदर्भ में कोई भी क्वेश्चंस होता है तो उसका जो अंतिम निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2017। तो 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? ये सरदार सिंह को दिया गया था 2017 में। तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा हालांकि, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं खेल से रिलेटेड वो ज़रूर आएंगे, और इन सब के क्वेश्चन की सीरीज़ को हम अगले वीडियो में अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द सेंट्रल कैबिनेट पास अ रेजोल्यूशन टू ग्रांट रिजर्वेशन ऑफ 50% सीट टू वुमेन इन द पंचायत्स। तो इसका हिंदी तर्जुमा जो है, हिंदी जो अर्थ है वो है कि जो सेंट्रल कैबिनेट है, केंद्र की जो कैबिनेट है, एक रेजोल्यूशन, एक संकल्प जो है पारित करती है ऑफ रिजर्वेशन 50% सीट, 50% सीट महिलाओं के लिए पंचायत में। कब पारित किया गया था? ये 2009 में पारित किया गया था मनमोहन जी की सरकार के दौरान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। विच कंपनी इज़ ए कमर्शियल आर्म ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो पूछा गया है कि कौन सी कंपनी जो है इसरो जो है उसकी एक व्यावसायिक आर्म है। इसरो की कौन सी एक जो कंपनी है जो व्यवसायिक आर्म है, कमर्शियल आर्म्स है, वो है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इसरो की व्यावसायिक आर्म है।
अगले क्वेश्चन पे चल रहा है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। NCERT, तो NCERT के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन नॉट ट्रू है, सही नहीं है, तो गलत है। तो पहला ऑप्शन है ये 1961 में बना था, ये बिल्कुल बात सत्य है। 1961 में भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है और ये एक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त का मतलब है ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्वायत्त के तौर पे खुद काम करती है। और NCERT जो है, जो पहला ऑप्शन है, NCERT इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नो, NCERT इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि अर्थ ये हुआ इसका, NCERT को जो है ये इसका कोई भारतीय संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है, ये सेंट्रल, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार और जितने भी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज़ हैं या प्रोग्राम हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो क्वालिटी को लेकर के हों या क्वांटिटी इम्प्रूवमेंट को लेकर के हों, शैक्षिक सुधार कैसे हो, इस सब पर जो है NCERT ही असिस्ट करती है, अपना सहयोग देती है। किसको? सेंट्रल को भी देती है और राज्य सरकार को भी देती है और अन्य संस्थाओं को भी देती है। 1961 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। NCERT का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट द सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है। तो सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना कब करी थी? इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने करी थी, 1873 में करी थी। ये बिल्कुल सही बात है, 1873 में ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना करी थी। और ये समाज, इसकी स्थापना क्यों करी गई थी? इसकी समाज इसलिए करी गई थी कि प्रमोट जो था मैरिज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट। तो ब्राह्मण पुजारी थे, बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के जो समाज है उसकी मैरिजेस को प्रमोट किया जाए, यानी कि जो लोअर कास्ट लोग हैं उनकी मैरिजेस को प्रमोट किया जाए। ठीक है, अगला है इट मेंबर्स टुक अ वो नॉट टू कंज्यूम एल्कोहल। इट मेंबर्स टुक अ वो नॉट टू कंज्यूम एल्कोहल, ये भी सही बात है, यानी कि जो सत्य शोधक समाज थे, इन समाज के लोगों ने एक कसम खाई थी, वचन दिया था कि ये एल्कोहल को कंज्यूम नहीं करेंगे, एल्कोहल नहीं पिएंगे। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इनिशियली इन सतारा एंड देन पुणे नहीं। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सही है। ऑप्शन है पहला, सी राजगोपालाचारी नमक कानून तोड़ने के लिए कालीगढ़ से पय्यानूर चले गए। ठीक है, ये गलत बात है। 4 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक उठाकर गांधी जी ने सविनय आंदोलन का उद्घाटन किया, ये भी नहीं सही है। तमिलनाडु के पलक्कम में तंजौर तट पर तिरुचिरापल्ली ने बेदरमता नमक मार्च का नेतृत्व किया, ये भी नहीं सही है। तो दिए गए विकल्प में से कोई भी नहीं है, कोई भी सही नहीं। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, सेरीकल्चर इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ। सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? तो सेरीकल्चर होता क्या है? सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है, यानी कि सिल्क से रिलेटेड है। किससे? सिल्क से रिलेटेड सेरीकल्चर। ऐसे ही पिसीकल्चर होता है, पिसीकल्चर मछली से रिलेटेड है। ठीक है, इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द राइट टू फॉर्म असेंबली एसोसिएशन एंड मूवमेंट इज़ गारंटीड टू एवरी सिटीजन्स अंडर। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल, अनुच्छेद ये कहता है कि मूवमेंट इज़ गारंटीड टू एवरी सिटीजन, कि प्रत्येक नागरिक को सभा करने, एसोसिएशन बनाने, संस्थाएं बनाने और मूवमेंट का मतलब आवागमन करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है हर नागरिक को। ये कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? आर्टिकल 19 कहता है। ये आर्टिकल 19 कहता है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो असेंबली बनाए, एसोसिएशन बना सकता है और मूवमेंट कर सकता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट PSLV। तो PSLV के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है, यानी कि सही नहीं है। इट इज़ कॉल्ड एज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बिल्कुल, PSLV का फुल फॉर्म ये होता है P फॉर पोलर, S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्च, P फॉर व्हीकल। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। और
ये जो है फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल है टू बी इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेजेस। तो लिक्विड स्टेजेस में के लिए ये पहली लॉन्च व्हीकल है, यानी कि जितने भी तरल जो ईंधन होते हैं उनके लिए ये एक तरीके से काम करता है। PSLV इज़ द थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। इट वाज फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च इन 2001, बिल्कुल नहीं, तो इसको 2001 में नहीं बनाया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द कोरबा कोल माइंस लोकेटेड इन द स्टेट इन इंडिया। तो भारत के कौन से राज्य में कोरबा जो कोयले की खदानें हैं वो कहाँ पर हैं? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयले की खदानें हैं। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया संस्कृत इज डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत की जो क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत है इसका डेरिवेशन कहाँ से, इसकी उपज मानी जाती है, डिराइव कहाँ से किया गया है? तो ये इंडो आर्यन लोगों की जो इंडो आर्य जो थे उनकी एक भाषा थी, तो उन्हीं से संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। अगला है हु वॉज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। राजा राम मोहन राय ने करी थी, ठीक है। अगला है मनु भाकर इज़ एसोसिएटेड विद। तो मनु भाकर एक खिलाड़ी हैं, तो पूछा गया किस से रिलेटेड? तो मनु भाकर जो है इज़ शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अगली पे तीस्ता रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तीस्ता रिवर का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है तीस्ता रिवर? तीस्ता रिवर जो है चोलामू लेक तिब्बत से निकलती है। चोलामू जो झील है तिब्बत से, वहाँ से निकलती है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73वें अनुच्छेद के तहत टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज ब्राउट इनटू फोर्स इन। तो जो ये पूछा गया है, ये 73वां संविधान संशोधन है जिसमें ये बताया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के तौर पर जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ये कब प्रकाशित हुआ था, कब आया था 73वां संविधान संशोधन? ये 1993 अप्रैल 1993 में इसको नोटिफाई किया गया था। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न है इंडिया कंप्राइजेज हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो इंडिया जो है अभी हाल ही में 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पहले का है, लेकिन हालांकि अब तो जो भारत है उसमें 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 यूटी बना दी गई हैं। हुआ क्या है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। जो भारत सरकार ने इसका जो 2 नवंबर 2019 को नया मैप जारी कर दिया था, जिसमें जो है 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेशों का एक मैप था, ठीक है। और हुआ क्या, जो दादरा और नागर हवेली है और दमन और दीव है इनको एक दूसरे में मिला दिया गया। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को मिला दिया गया और 26 जनवरी 2020 से क्या हुआ, जो 9 थे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे वो अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गई। तो 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली दमन दीव को मिला दिया गया, जिससे कि एक यूनियन टेरिटरी कम हो गया और 28 राज्य और 8 अभी हाल में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक बात। और दादरा नगर हवेली और दमन दीव को 26 जनवरी 2020 को मिला दिया गया था, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मून जे इन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ। मून जे इन जो है साउथ कोरिया के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी यानी कि दास प्रथा, दास जो डायनेस्टी, दास वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ गोवा। गोवा की साक्षरता दर पूछी गई है, तो गोवा की साक्षरता दर है 88.7%। अगला है व्हाट डज CPIIW स्टैंड फॉर। CPIIW का अर्थ पूछा गया है। CPIIW का अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, ठीक है। अगले पे बढ़ रहे हैं। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस
ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ मेंशन्ड, तो ये पूछा गया है कि जो प्रेसिडेंट्स के वेतन और भत्ते हैं भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में हैं। तो अनुच्छेद 59 का, अनुच्छेद 59 का थर्ड, तो अनुच्छेद 59 के 3 में जो राष्ट्रपति हैं भारत के, उनके वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार के उनके वेतन और भत्ते मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। हाँ, तो ये जान लीजिए भारत के अभी हाल में राष्ट्रपति कौन है। ये तो आप जानते होंगे भारत के राष्ट्रपति कौन है, लेकिन आप ये बताइए भारत के कौन से क्रम के अभी राष्ट्रपति हैं। तो अभी भारत में 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, और उपराष्ट्रपति का कौन सा क्रम है, उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के हैं श्री एम वेंकैया नायडू जी, और प्रधानमंत्री जी जो है उनके कौन सा क्रम है, ये 15वें नंबर के हैं। तो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के, राष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं, और श्री एम वेंकैया नायडू 13वें राष्ट्रपति हैं, 13वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया स्टार्टेड आफ्टर, तो ये पूछा गया भारत में जो औद्योगिक जो विकास हुआ ये कब से बाद में हुआ। तो 1854 के बाद से स्टार्ट होना चालू हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी परमानेंट मेंबर आर इन ब्रिक्स, ब्रिक्स में कितने परमानेंट मेंबर है, 5 ही मेंबर हैं। बी फॉर ब्राज़ील, यहाँ पे देख लीजिए आप, बी फॉर ब्राज़ील, बी फॉर जो है यहाँ पे ये ब्राज़ील है। ठीक है, तो बी फॉर ब्राज़ील, ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, एंड आई फॉर इंडिया, और सी फॉर चाइना, एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इतने 5 मेंबर हैं जो परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ पैडी, पैडी यानी कि धान का एमएसपी पूछा गया है 2018-19 में, तो 1750 था। ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एब्सेंट इन फ्रॉग, तो फ्रॉग में क्या अनुपस्थित रहता है, नेक, गर्दन नहीं होती फ्रॉग में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ होस्टेड द एशियन गेम्स 2018, इंडोनेशिया में होस्ट किया गया था, और इसका मैस्कट क्या था, इसका जो मैस्कट था वो था इसका मैस्कट क्या था, इसका मैस्कट इंडोनेशिया के पालेमगोंग में होस्ट किया गया था इसको, और इसका मैस्कट मोमो था। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज करेक्ट, जीडीपी के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट्स विद इन द बाउंड्री एंड ट्रांसबाउंड्री ऑफ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड, यानी कि जो वैल्यू है अंतिम जो वस्तुएं उनकी वैल्यू, और जो सेवाएं दी गई हैं विद इन द बाउंड्री एंड ट्रांसबाउंड्री, सीमा के पार, और सीमा मतलब कि इस देश में और उसके देश में भी, ऑफ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड, एक वर्ष के दौरान। तो जीडीपी का मतलब होता है कि कैलेंडर ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये लास्ट वाला ऑप्शन इसमें सही है, ये सही है, केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ये अगला है प्लास्टिक बोटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस, जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं वो किससे बनी होती हैं। तो प्लास्टिक की बोतलें जो पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट पॉलिएस्टर से बनी होती हैं, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट पॉलिएस्टर से बनी होती हैं। गोल्डन राइस जो होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मात्रा होती है, विटामिन ए की मात्रा होती है, और विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए से जो रतौंधी रोग नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। व्हाट इज़ द एक्रोनिम ऑफ एनआरसी, एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है, एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। ठीक है, एनआरसी के बारे में पूछा गया, तो एनआरसी का फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है। एनआरसी क्वेश्चन जो इससे काफ़ी ज़्यादा बना है, तो एनआरसी के बारे में थोड़ा इसकी डिटेल ले लीजिए। एनआरसी जो है अभी हाल ही में क्या हुआ था, 2019 में 31 अगस्त को जो असम है उसमें एनआरसी की जो अंतिम सूची उसको जारी कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनको बाहर रखा गया, ये भी एक जो लोग हैं, और जबकि 19 लाख लोग, कितने 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया, 19 लाख लोग, यानी कि 3 करोड़ 11 लाख लोगों की लिस्ट थी असम में, जिसमें कि 19 लाख लोगों को उस सूची से अंतिम सूची में नहीं रखा गया। ठीक है, ये बात ठीक है, और उनके बारे में भी बात करी गई है। ठीक है, ये बात है असम के बारे में जो चल रही है।
अब ये भी बात है कि अंतिम सूची में जो है कुल 3 लाख जो है 3 लाख के करीब लोगों ने एनआरसी में शामिल होने के लिए आवेदन भी किया था। और अंतिम सूची में जो उन लोगों के नाम शामिल किए गए जो 25 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं। यानी कहने का मतलब है कि 25 मार्च 1971 से पहले, यानी कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश 1971 बना, तो 25 मार्च 1970 से पहले जो असम के नागरिक हैं वही अंतिम सूची में शामिल किए गए। उससे बाद के जो लोग आए हैं उन्हें शामिल नहीं किया गया। तो ये काफ़ी विवाद का मुद्दा भी रहा एनआरसी। क्यों रहा? क्योंकि ये जो है एनआरसी, जो आप देख सकते हैं एनआरसी क्या मतलब है कि जो बांग्लादेश बना और 1971 के बाद से जो बांग्लादेश के लोग भारत में आए हैं उनको शामिल नहीं किया गया। यानी 1971 से पहले के जो लोग रह रहे हैं उन्हें शामिल किया गया। अब क्या बात रही, जो लोग बचे हैं, 19 लाख लोग बचे हैं, उनका क्या होगा? उन्हें अंतिम सूची में शामिल नहीं किए लोग, अब वो क्या करेंगे? विदेशी ट्रिब्यूनल, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील करेंगे और अपील को अगर उनके पास साक्ष्य हैं तो उन्हें शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आपको जो प्रीवियस ईयर की ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। थैंक यू।